तो चलिए आज भारत की ग्लोबल इकोनॉमी में जो एक कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स भूमिका है उसे समझते हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे सीधे एक फैक्ट्री के फ्लोर से। ये तस्वीर देखिए जरा, ये दिखाती है भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एनर्जी, उसका स्केल और उसकी इम्पोर्टेंस। मतलब ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये तो आप समझिए एक ग्लोबल प्रोडक्शन हब की धड़कन है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं भारत की इस इंडस्ट्रियल पावर को, जिसकी एक झलक हमने अभी देखी, जरा और करीब से देखते हैं। अब देखिए, इन फैक्ट्रियों में सिर्फ एक ही तरह का सामान नहीं बनता है। कपड़ों से लेकर हाईटेक कंपोनेंट्स तक यहाँ सब कुछ बनता है। और यही विशाल प्रोडक्शन कैपेसिटी भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बनाती है। हाँ, ये सब सुनने में काफी प्रभावशाली लगता है ना, लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि क्या हमारे इन प्रोड्यूसर्स को, इन भारतीय उत्पादकों को दुनिया के बाजार में एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है? और 10 यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के मेन पॉइंट पर, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स का प्रेशर। यही वो चीज़ है जो एक तरह का इम्बैलेंस, एक असंतुलन पैदा करती है। और ये जो तस्वीर है ना, ये इस इकोनॉमिक चैलेंज को एकदम परफेक्टली दिखाती है। ये तराजू, ये सिंबल है उसी फंडामेंटल इकोनॉमिक इम्बैलेंस का जिसे हमारी इंडस्ट्रीज आज फेस कर रही हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ट्रेड बैलेंस। ये होता क्या है? सिंपल भाषा में किसी भी देश के इंपोर्ट्स और उसके एक्सपोर्ट्स की वैल्यू के बीच का फर्क, और ये किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ को नापने का एक बहुत बड़ा पैमाना है। तो अब इस तराजू के दोनों पल्लों को जरा ध्यान से देखते हैं। एक तरफ क्या है? इंपोर्ट्स की चुनौती। मतलब जब बाहर का सामान भारत के बाजार में आता है तो कई बार उस पर टैक्स नहीं लगता, नतीजा वो सस्ता हो जाता है। और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स की मुश्किल। जब भारत में बना सामान बाहर बेचा जाता है तो उस पर लग जाता है टैक्स। इससे वो खरीदारों के लिए महंगा हो जाता है, तो ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन करना मुश्किल हो जाता है। ये एक सीधी चुनौती है। तो सवाल ये है कि जब अपने ही घरेलू बाजार में ऐसा दबाव बनता है तो कोई भी देश क्या करता है? वो ग्लोबल स्टेज पर नई और काफी क्लेवर रणनीतियां अपनाता है। और यहीं पर एंट्री होती है जियोपॉलिटिक्स की। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति इस इकोनॉमिक पहेली को सुलझाने का एक जबरदस्त टूल बन जाती है। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। ये आपको सिर्फ कुछ जहाजों और पाइपलाइनों का रूट नहीं दिख रहा है, नहीं, ये नक्शा है एनर्जी, इकोनॉमिक्स और ग्लोबल पावर के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स खेल का। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, रूस से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल खरीदा जाता है। स्टेप 2, इस क्रूड ऑयल को भारत लाया जाता है और यहाँ की रिफाइनरीज में इसे प्रोसेस किया जाता है। और फाइनली स्टेप 3, इस रिफाइंड प्रोडक्ट को जैसे डीजल या पेट्रोल यूरोप के बाजारों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया में भारत एक बहुत ही क्रूशियल, एक बिचौलिए का रोल निभा रहा है। तो सवाल ये है कि इस सब का मतलब क्या है? फैक्ट्री, टैक्स, जियोपॉलिटिक्स, ये सब क्यों मायने रखता है? चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो इस पूरी बातचीत से जो बड़ी बातें निकल कर आती हैं वो क्या हैं? सबसे पहली बात, भारत का मैन्युफैक्चरिंग बेस एक जबरदस्त ग्लोबल फोर्स है। दूसरी, जो टैक्स और टैरिफ का स्ट्रक्चर है वो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर डालता है। तीसरी बात, यही प्रेशर भारत को इनोवेटिव और स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल फैसले लेने पर मजबूर करता है। और आखिर में इन सब के चलते भारत दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच अपनी एक बहुत ही यूनिक जगह बना रहा है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि एक लोकल फैक्ट्री के फ्लोर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये कभी अलग नहीं हो सकते। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इकोनॉमी में स्ट्रेटेजिक फ़ायदा उठाने और किसी का पक्ष लेने के बीच की वो पतली सी लाइन, वो लाइन आखिर है कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।